चलो, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें निरक्षीय स्थिति की। आज हम निरक्षीय स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा अपन लोग बाद में बनाएंगे। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, उसकी परिभाषा बाद में बनाएंगे। उसके आगे अगर क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो पहले इस क्वेश्चन के अनुसार अपन इसका डायग्राम बनाना सीख लें कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रटना नहीं है डायग्राम को। तो डायग्राम कैसे बनेगा आप देखेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, जैसे अच्छी स्थिति में बनाया था। लेकिन आज अपन वैद्युत द्विध्रुव सीधा बनाएंगे। आज अपन को वैद्युत द्विध्रुव उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है ना बेटा। माइक ऑफ कर लो, सिकरवार जी माइक ऑफ करके रखो। हाँ, तो आज अपन वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे सीधा। आज वैद्युत द्विध्रुव अपन को उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे, सब बच्चे ध्यान से देखें। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाया जाता है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये इनका सेंटर पॉइंट है O, और इसकी हाफ डिस्टेंस है L और सेकेंड हाफ डिस्टेंस है L, और पूरे वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई हो जाती है इस प्रकार 2 है। ये वैद्युत द्विध्रुव का पॉइंट A है और ये वैद्युत द्विध्रुव का पॉइंट B है, जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा है। आज हमने वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल सीधा बनाया हुआ है। आज उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा अच्छी स्थिति में उल्टा बनाया था। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि इसके कारण क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि निरक्षीय शब्द का अर्थ क्या होता है। अक्षीय शब्द का अर्थ होता है अक्ष पर। अक्षीय स्थिति हम पहले पढ़ चुके हैं। अक्षीय शब्द का अर्थ होता है अक्ष पर, और निरक्षीय शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप निरक्षीय शब्द को ध्यान से देखें सब बच्चे। नी मतलब होता है नहीं, और अक्षीय तो आप समझ गए, अक्षीय यानी कि अक्ष पर नहीं। तो निरक्षीय का मतलब हो गया अक्ष पर नहीं, और अक्षीय जो अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अक्षीय उसका मतलब क्या था, अक्षीय का मतलब था अक्ष पर। इसका शाब्दिक अर्थ था अक्ष पर, यानी हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे वो अक्ष पर निकाल रहे थे इसमें। और निरक्षीय का शाब्दिक अर्थ है अक्ष पर नहीं, मतलब कि हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो अक्ष पर नहीं निकालेंगे। तो फिर कहाँ निकालेंगे, तो आपको पता है कि 2 अक्ष होते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। मैथमेटिक्स में सीखा है आप लोगों ने 10th क्लास में, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। और आपका वैद्युत द्विध्रुव कौन से वाले अक्ष पर बना हुआ है, आपके सामने एक्स वाले अक्ष पर दिखाई दे रहा है। आपका वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। कौन से वाले अक्ष पर बना हुआ है, एक्स वाले अक्ष पर बना है। और अब आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो कौन सी स्थिति में ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब अक्ष पर नहीं। आप जो बिंदु लेना चाह रहे हैं, जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो बिंदु आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं लेना है आज के क्वेश्चन में, क्योंकि आज के क्वेश्चन का नाम है निरक्षीय, इसलिए जिसका अर्थ होता है अक्ष पर नहीं। तो आज आपको बिंदु P इसके अक्ष पर नहीं लेना है, तो कहाँ लेना है, तो दूसरे अक्ष पर लेना है। अब दूसरा अक्ष कौन सा होगा, दूसरा अक्ष वो जो इसका अक्ष ना हो वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव कौन से अक्ष पर बना है, एक्स पर, दिख रहा है, ऐसे में पूरी लाइन एक्स अक्ष होती है। वैद्युत द्विध्रुव कौन से अक्ष पर बना है, एक्स पर। तो अब आप जो दूसरा अक्ष लेंगे वो कौन सा ले लेंगे, वाई अक्ष, मतलब कि इस तरह से। अगर आप बिंदु P को यहां ले लें तो बिंदु P आपके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि बिंदु P आपकी वाई अक्ष पर बनी है, और वैद्युत द्विध्रुव कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। तो बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम बिंदु P की स्थिति को क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति, मतलब कि अक्ष पर नहीं है। इस बिंदु P की स्थिति को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। या फिर जो अथवा लगा के दूसरा डायग्राम हमने आप लोगों को बनवाया हुआ है, उस डायग्राम से वो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया हुआ है अथवा लगा के, उस क्वेश्चन से तो डायग्राम बनाना और भी ज्यादा आसान है। उसमें तो साफ साफ लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव बनाया AB
और इसके क्या लंबवत, लंबवत सब तो सब लोग जानते हैं, लंबवत मतलब कि ऊपर की ओर, लंबवत 90 डिग्री पर, लंबवत किसी बिंदु पर, तो हमने वैध द्विध्रुव के लंबवत एक बिंदु ले ली और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इस बिंदु की जो स्थिति है उस स्थिति को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति, क्योंकि ये बिंदु वैध द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक, अब आपको पता है कि ये बिंदु P आपकी निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर हम वैध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो आगे की बात है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि इस बिंदु P पर वैध क्षेत्र या वैध क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा कौन कौन। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि बिंदु P पर वैध क्षेत्र या वैध क्षेत्र की तीव्रता कौन बनाएगा, प्लस Q आवेश अपनी तीव्रता बनाएगा और माइनस Q आवेश अपनी तीव्रता बनाएगा। बनाएगा कि नहीं, ये प्लस Q आवेश है इस साइड, ये अपनी तीव्रता बनाएगा बिंदु P पर, और इस साइड आपको दिख रहा है माइनस Q आवेश रखा है यहाँ पर, ये अपनी तीव्रता बनाएगा बिंदु P पर। दोनों अपनी अपनी तीव्रता बनाएंगे। जो प्लस Q आवेश जो वैध क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा उसे अपन मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं, E1। और माइनस Q आवेश जो वैध क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा उसे अपन मान लेते हैं E2। क्या मान लेते हैं, E2। पिछले क्वेश्चन में भी माना था, एक को E1 एक को E2, और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, बिंदु P पर वैध क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और कि ये जो बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में है, इस जगह अपन ने मानी है, इस बिंदु P को हमने वैध द्विध्रुव से कितनी दूरी पर माना है। तो अपन इसके केंद्र से दूरी लेंगे, इसका केंद्र O है, तो इस वैध द्विध्रुव के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर अपन ने बिंदु P को माना है। दिख रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं वैध द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर लंबवत दिशा में एक बिंदु P है जो कि निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर हम वैध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक, अब इस बात का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा कि आज के क्वेश्चन में हमने इस वैध द्विध्रुव को उल्टा क्यों नहीं बनाया, जबकि अच्छी स्थिति में उल्टा बनाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि आज के क्वेश्चन में हमने जो बिंदु P लिए वो ऊपर लिए, ऊपर, आप चाहे तो ऐसे नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिए, और ऊपर लिया तो बिंदु P को प्लस Q आवेश से और माइनस Q आवेश से किसी साइड से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बीच में रखिए ऊपर। और अच्छी स्थिति में क्या होता है, बिंदु P को लाइन पर रखना होती है, एक साइड किसी आवेश की साइड, तो इसलिए हम उसको प्लस वाली आवेश की साइड रखने के लिए वैध द्विध्रुव को उल्टा बनाते हैं। आज के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिंदु P सीधा हमने अक्ष पर लिया डायरेक्ट ऊपर, इसलिए बिंदु P को ये वैध द्विध्रुव को उल्टा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, यहाँ बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है जिसमें बच्चे आगे फिर परेशान हो सकते हैं। नहीं तो क्या होगा बेटा कि प्लस Q आवेश जो वैध क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है वो बिंदु P पर, और माइनस Q आवेश जो वैध क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है बिंदु P पर, इन दोनों में से कोई एक तीव्रता आगे डायरेक्शन को शो करेगी। आप अपनी मर्जी से किसी भी लाइन को आगे निकाल सकते हैं, चाहे तो प्लस वाली लाइन को चाहे तो माइनस वाली लाइन को। कैसे, ध्यान से देखना, इस तरह से आगे लाइन निकाल दी, प्लस Q आवेश से वैध क्षेत्र की तीव्रता बनी E1, ये उसकी लाइन गई और इस लाइन को हमने क्या कर दिया, आगे की ओर निकाल दिया E1 को। जिस तरह से हमने प्लस Q आवेश वाली वैध क्षेत्र की तीव्रता E1 को आगे निकाला है, उस तरह से हम माइनस Q आवेश की जो वैध क्षेत्र की तीव्रता E2, ये जो लाइन ऐसे जा रही है यहाँ, इसको हम ऐसे आगे नहीं निकाल सकते। वैसे E1 को इस तरह से आगे निकाला, वैसे E2 को भी निकालना चाहिए ना, लेकिन हम E2 को इस तरह से आगे नहीं निकाल सकते, और E2 से हमारी कोई बुराई नहीं है, किसी एक को आगे निकालेंगे। या तो E1 निकल जाए तो फिर E2 नहीं निकलेगी, E2 रुक जाएगी, या फिर E2 निकल जाए तो E1 नहीं निकलेगी, कोई एक लाइन आगे निकलेगी। दोनों लाइन इस तरह से आगे नहीं निकल सकती है क्रॉस करके। जैसे कि मान लो हमने E1 वाली निकाल दी तो अब E2 वाली नहीं निकलेगी, E2 वाली कहाँ रह जाएगी, यहीं तक सीमित रह जाएगी, पॉइंट P तक। फिर क्या होगा, और फिर यहाँ से ये अपनी डायरेक्शन बदल लेगी वापस,
जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में वापस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर बन जाएगी विपरीत दिशा में, लेकिन वो आगे नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आगे निकल गई E1 वाली तो दूसरी बुरा मान गई। ऐसा इसलिए कि आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो तो आगे निकल चुकी है। E2 वाली जो यहाँ से जा रही है -q आवेश के कारण, वो जैसी बिंदु P पर पहुंचेगी तो वो आगे इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि उसे आगे निकलने के लिए E1 को काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा कि नहीं? अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो कि -q आवेश से निकल रही है, सब बच्चे ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहाँ तक पहुंची है, वो यहाँ से आगे ऐसे निकलेगी तो E1 को काटेगी कि नहीं काटेगी? उसे E1 को काटना पड़ेगा। तो काटने से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर उसने काट दिया और मान लो आगे निकल गई E2 इस तरह से, तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं बन जाएंगी काटने से। एक दिशा किधर की? एक दिशा बन जाएगी इधर की ओर E1 वाली साइड, और दूसरी दिशा बन जाएगी इधर की ओर E2 साइड। दो दिशाएं बन रही है कि नहीं बन रही है? और अगर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बन गई तो फिर वो गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक ही दिशा होती है। ये हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी एक ही दिशा निश्चित होती है। लिखवाया हुआ है क्वेश्चन में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसमें लिखवाया है इसकी एक ही दिशा होती है। और अगर ये दूसरी वाली जो E2 है -q आवेश की तीव्रता, वो अगर ऐसे सीधी निकल जाएगी इसकी तरह, तो ये दो दिखेंगी, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, और दो दिशाएं संभव होती नहीं है। इसलिए E2 वाली समझदार है, वो बेचारी यहीं रुक जाएगी और अपने इसी डायरेक्शन में वापस चुपचाप लौट जाएगी, क्योंकि उसे नियम का पालन करना है। अगर वो जाती आगे तो फिर दो दिशाएं बनेंगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो दिशाएं होती नहीं है, नियम का उल्लंघन होगा, इसलिए वो यहीं रुक करके वापस लौट जाती है E2। ठीक, अब क्या होगा, आप देखेंगे जो केंद्र है सेंटर पॉइंट O, दोनों विद्युत द्विध्रुव के बीच का केंद्र O, इससे जो लाइन जा रही है वाली लाइन, ये लाइन यहाँ जाके निकलेगी इस तरह से, और ये लाइन क्या दिखाएगी? ये लाइन दिखाएगी दोनों आवेशों के बीच की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E से बताते हैं, दोनों आवेशों के बीच की। क्यों? क्योंकि ये तो बीच वाली है ना +q की है ना -q की है, बीच वाली लाइन है। तो ये बीच वाली लाइन जो E है वो क्या करेगी? दोनों आवेशों की कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएगी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी बन रही है उसको दिखाएगी। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स बहुत लगने वाला है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके लिए हम बैठे हैं, आप लोग चिंता ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये E1 है जो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो E के साथ कुछ एंगल बना रही है। यहाँ दिख रहा है एंगल बना हुआ, झुकी हुई है, एंगल बना रही है। ये एंगल हमने मान लिया थीटा। और इसी तरह से ये जो E2 वाली लाइन है, ये वाली लाइन -q आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी परिणामी तीव्रता E के साथ यहाँ कुछ एंगल बना रही है, दिख रहा है, तो इसको हमने लिख दिया थीटा। दोनों का एंगल बन रहा है थीटा। और अब आपका डायग्राम पूरी तरह से बन करके रेडी हो गया। ठीक, सबसे पहले तो अब हम निरक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखेंगे। सब बच्चे जल्दी से आंसर में हेडिंग बना लें, निरक्षीय स्थिति या परिभाषा। जल्दी से हेडिंग बनाए सब बच्चे, परिभाषा बना ले हेडिंग। सब बच्चे जल्दी से परिभाषा हेडिंग बना लें, और हेडिंग बनाने के बाद फिर आप लोग लिखेंगे क्या परिभाषा बनेगी इसकी, बिल्कुल वैसी जैसे हमने बनाया है। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा बनाना है, मतलब कि बिंदु P की कैसे बनेगी? वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह विद्युत द्विध्रुव के कहाँ स्थित होती है? लंबवत ऊपर की ओर स्थित होती है। तब इस बिंदु की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो लिखे सब बच्चे परिभाषा, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है,
वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबवत स्थित होती है। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के, ये द्विध्रुव है, इसको अपन बढ़ाएंगे, लेकिन किस दिशा में? बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबवत स्थित होती है। इस द्विध्रुव को लंबवत दिशा में बढ़ाएं तो बिंदु P मिलती है, लंबवत स्थित होती है। तब उस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तब उस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तब उस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। एक बार और परिभाषा सुन लें, किसी ने गलत लिख ली हो तो। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के लंबवत स्थित होती है। लंबवत है ऊपर की ओर, लंबवत स्थित होती है। तब इस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तब इस बिंदु की स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। लिख लिया? परिभाषा कंप्लीट। अब आंसर में हेडिंग बनाए जल्दी से सब बच्चे, व्यंजक। इस तरह से जल्दी से सब बच्चे आंसर में हेडिंग बनाए व्यंजक। अब अपन व्यंजक मतलब डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला है ना, व्यंजक। व्यंजक में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिस तरह से इस डायग्राम को बनाया गया है उस तरह से इसकी लाइन लिखेंगे। और हमने बोला बिल्कुल रटना नहीं है, डायग्राम को जैसे आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। और एक शब्द होता है स्टार्टिंग में, माना कि। अब मान कौन रहा है? हम। तो सारी गलतियां वही माफ हो जाती हैं। कुछ उल्टा पुल्टा भी मान लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? सबसे पहले डायग्राम हमने कैसे बनाया? सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसका नाम है AB, और जो कि किससे मिलकर बना है? प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई है 2L। फिर क्या किया? फिर इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O या केंद्र है O, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर लंबवत दिशा में ऊपर की ओर एक बिंदु बनाई P, और इस बिंदु P की स्थिति को अपन कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस इतनी चीज की लैंग्वेज है ना। तो सब बच्चे जल्दी से व्यंजक में डैश करके लिखना। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर लंबवत दिशा में, लंबवत मतलब देख रहे हैं ऊपर की ओर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर
लंबवत दिशा में निरक्षीय स्थिति में, लंबवत दिशा में निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। लंबवत दिशा में निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लिख लिया। अब अपन लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख ली और जिस तरह से क्वेश्चन के अनुसार इस डायग्राम को बनाया वैसे डायग्राम भी लिख लिया। परिभाषा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन था निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय का मतलब होता है अक्ष पर नहीं, इसलिए आज अपन ने बिंदु P को बाय अक्ष पर लिया ऊपर की ओर, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष पर है और बिंदु P को कहाँ लिया है, ऊपर की ओर बाय अक्ष पर, क्योंकि वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं है। क्वेश्चन का मतलब ही यही था। परिभाषा क्या बनी, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है वह इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थित होती है, ऊपर की ओर स्थित होती है। इस बिंदु की स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। परिभाषा बन गई। डायग्राम कैसे बना क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया AB प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत दिशा में या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना थी, तो हमने लंबवत दिशा में ऊपर की ओर एक बिंदु P ले ली और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इस बिंदु P की जो दूरी है इसके केंद्र से वो r मीटर है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन बनाएगा, तो प्लस Q आवेश अपनी तीव्रता बनाएगा, जो इस तरह से लाइन गई, लाइन P1 प्लस Q आवेश की तीव्रता की, माइनस Q आवेश अपनी बनाएगा, इसकी लाइन यहाँ से गई, इस तरह से बिंदु P तक पहुंची, लेकिन वो आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि आगे निकलेगी तो उसे E1 को काटना पड़ेगा और E1 को काटेगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, और दो दिशाएं होने की वजह से फिर ये सदिश राशि नहीं कहलाएगी। और जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ऐसी स्थिति में इसके नियम का उल्लंघन होगा, इसलिए E2 वाली लाइन आगे नहीं जाती, चुपचाप बिंदु P से वापस लौट करके अपने रास्ते पर आ जाती है। एरो का निशान लगा हुआ दिख रहा है, वापस आ गई है। इसके बाद इसका जो मध्य बिंदु है या केंद्र है वो यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, ये बना रही है परिणामी तीव्रता E, दोनों की कुल तीव्रता E, और यहाँ पर आप देख रहे हैं E1 जो है वो E के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, और इसी तरह से E2 वाली लाइन E के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। डायग्राम बन के रेडी हो गया, और जैसा डायग्राम बनाया वैसा अपन ने डायग्राम के बारे में लिख भी लिया कि माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर लंबवत दिशा में ऊपर की ओर एक बिंदु P है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब अपन इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले अपन लोग मीटिंग को रिज्वाइन कर ले, जिससे क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो, अपना फ्लो ना बिगड़े। इसलिए तो सब बच्चे तैयार हो जाना बेटा, मीटिंग अमेंड कर रहे हैं, मीटिंग को रिज्वाइन करना है अपन को। सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि प्लस Q आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बना रहा है और माइनस Q आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बना रहा है। आज वाले क्वेश्चन में दूरी नहीं निकालेंगे अपन, क्योंकि उसमें तो सीधी सीधी लाइनें थी, तो हमने A से लेकर के P तक की दूरी डायरेक्ट निकाल ली थी अच्छी स्थिति में। लेकिन आज निरक्षीय स्थिति है, इसमें A से P तक की दूरी निकालने में बहुत दिक्कत होगी, कोई ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए तो जब बाद में जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। आज तो अपन डायरेक्ट देखेंगे कि प्लस Q आवेश कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है और माइनस Q आवेश कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है। सब माइक ऑफ करके रखें अपना। अपन लिखेंगे यहाँ प्लस Q आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आप लोग सीख चुके हैं, E इज टू 1/4πε0 Q/r²। यही होता है इसका फॉर्मूला। माइक ऑफ करके रखें या हमें बोलना ना पड़े। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, इसे अपन ने क्या माना, E1। तो अपन E की जगह क्या लिखेंगे, E1 1/4πε0। क्यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। आर का मतलब होता है दूरी, तो इसमें क्या लिखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वो दूरी इसमें आने वाली है। लेकिन प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है, बिंदु A पर, यानी कि A से लेकर के P तक की दूरी हमें चाहिए, और A से P तक की दूरी तो हमने निकाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, AP लिख देंगे, और R पे स्क्वायर लगाए तो क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये तो पिछले वाले डेरिवेशन की तरह ही है यहाँ तक। तो फिर अपन लिखेंगे, बात खत्म, कंप्लीट। फिर अपन लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से फॉर्मूला लगाओ, चलो लगा दिया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जिसे सब बच्चे पढ़ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस क्यू के लिए तीव्रता अपन क्या मानेंगे, E2, क्योंकि प्लस क्यू के लिए क्या मानिए, E1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 1/4πε0। क्यू की जगह कौन सा आवेश आएगा, माइनस क्यू आएगा, और आर की जगह क्या आएगी, दूरी आएगी। कहां से कहां तक की, यहाँ देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो दूरी माइनस क्यू से लेकर के बिंदु P तक की आएगी। माइनस क्यू कहाँ रखा है, एरा, बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर। माइनस क्यू किस जगह है, B पर, यानी B से लेकर के P तक की दूरी आने वाली है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, BP लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अपन देखेंगे बिंदु P पर, इधर लिखें, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, जिससे प्लस क्यू आवेश में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई, और माइनस क्यू आवेश में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई, वो अपन ने दोनों निकाल ली। अब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सब बच्चे जानते हैं कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, कुल तीव्रता को E से बताएंगे, क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना बन रही है, तो दोनों को जोड़ दो, E1 प्लस E2। इसी तरह से निकालेंगे कुल अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या देखने को मिलेगा अपन को, कि इस तरह से अपन ने अच्छी स्थिति में निकाली थी। आज यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, और इस लाइन को सब बच्चे अच्छे से देखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की शिकायत इसी लाइन पर रहती है। इसी लाइन में बाद बाकी डेरिवेशन सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निकालेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, कुल निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये बात तो सही है, और यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब दर्द इसके बाद स्टार्ट होता है, कैसे, कि E1 के साथ थीटा लगेगा और E2 के साथ भी थीटा लगेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आप डायग्राम को ध्यान से देखें, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, वो परिणामी तीव्रता E के साथ एंगल बना रही है थीटा,
और यहाँ पर ई और ई1 की बात चल रही है, इसलिए एंगल साथ में आएगा थीटा। इसी तरह से जो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता E2 है, वो भी कुल तीव्रता E के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो जब हम कुल तीव्रता E निकाल रहे हैं तो E2 के साथ उसके साथ बनने वाला एंगल थीटा जरूर आएगा। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि थीटा तो इसलिए आया क्योंकि एंगल बना रही है परिणामी तीव्रता E के साथ E1 और E2, थीटा एंगल बन रहा है इसलिए थीटा आया। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि थीटा जो एंगल आता है वो कभी अकेला नहीं आता है, किसी को लेके आएगा साथ में, जैसे कि साइन या फिर कॉस या फिर टेन, किसी ना किसी को तो लेके आएगा। तो यहाँ पर ये किसको लेके आने वाला है अपने साथ में, यहाँ ये लेकर के आने वाला है कॉस को। क्यों भाई, कॉस से कौन सी रिश्तेदारी है इसकी, कॉस को क्यों लेकर के आया और कुछ लेकर के क्यों नहीं आया। इस लाइन को सब बच्चे अच्छे से समझना, यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है, सब बच्चे देखना। सबसे पहले आप लोगों ने 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का का, ध्यान से देखो, लाल बटे कक्का का। इसमें साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब अगर कहीं पर हमें आधार और कर्ण दिया गया हो और अगर वहां एंगल बन रहा हो तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। समझ गए। अब ध्यान से देखना यहाँ कॉस थीटा क्यों लगा। देखो सब बच्चे ध्यान से देखें, ये लाइन गई है ऊपर E1 की, ये लाइन रही बीच में E की, दोनों लाइन आपको दिख रही है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अगर हम इन दोनों लाइनों के बीच में डैश डैश करके एक तीसरी लाइन और निकाल दें, जो कि है नहीं है, बस इमेजिन करवा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर तीसरी लाइन को अपन और निकाल दें इस तरह से डैश डैश करके, तो आपको पूरा त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, पूरा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, केवल एक तीसरी लाइन निकालने की वजह से। और जब आप एक तीसरी लाइन ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल का आधार हमारे पास है जिस आधार का मान है E, है कि नहीं, और इस ट्रायंगल का कर्ण हमारे पास है जिसका मान है E1, और इसका लंब हमारे पास है नहीं है जिसको अभी हमने इमेजिन किया है डैश डैश करके। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, आधार और कर्ण। मान लो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको यहाँ जूम करके दिखा देते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है E, सीधी वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिख रही है E1, ऊपर वाली लाइन हमने, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और इस थीटा को हमने लिया कॉस थीटा। क्यों लिया है, ध्यान से देख लें सब बच्चे। हमने बोला है कि बीच में एक लाइन जो है नहीं है उसको इमेजिन कर लो, मान लो ऐसे निकाल दी, तो ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये वाली लाइन क्या होगी, इसको बोलते हैं आधार, सब बच्चे जानते हैं, जिसका मान है E। ये वाली लाइन क्या होगी, इसको बोलते हैं कर्ण, जिसका मान है E1। तो आधार और कर्ण हमारे पास है और लंब हमारे पास नहीं है। लंब को तो हमने इमेजिन किया ना, इस लाइन को, लंब हमारे पास नहीं है। तो जब आधार और कर्ण होते हैं, आधार और कर्ण होते हैं तो अपन क्या लेते हैं, कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, कॉस थीटा। अब बात चलती है E2 वाली लाइन की कि E2 कॉस थीटा क्यों आया। तो आप ध्यान से देखें, एक लाइन ऐसे निकली हुई है और ये लाइन किसकी है, E2 की, दिख रही है वाली लाइन नीचे की ओर, ये E2, ये जूम करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर जिससे अच्छे समझ सको। इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको E2 बोल रहे हैं, और ये E2 और E के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, वो भी आपको दिख रहा है। अगर आप इस पॉइंट E से एक लाइन ऐसे डैश डैश करके आगे की ओर निकालें ऐसे, तो यहाँ भी आपका एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। और जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक लाइन सीधी है जिसे आधार कहेंगे, जिसका मान E है, और एक लाइन इस तरह से गई हुई है जिसे अपन क्या कहेंगे, इस ट्रायंगल में कर्ण कहेंगे, कि वो झुकी हुई है तो कर्ण कहेंगे, और इसका मान क्या है, E2 है, और एंगल बन रहा है थीटा। और इस ट्रायंगल का लंब हमारे पास नहीं है, ये जो लंबी लाइन होती है सीधी वाली, ये लाइन हमारे पास नहीं है। तो जब किसी ट्रायंगल का आधार और कर्ण हमारे पास होता है, आधार और कर्ण, और फिर जो एंगल बनता है थीटा, तो उसे अपन क्या लेंगे, कॉस थीटा। इसलिए E2 के साथ भी, E2 और E के साथ भी जो एंगल बन रहा है थीटा, वो आधार और कर्ण होने की वजह से इसमें भी क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे इसके बाद आगे की कहानी। अब फिर से इसमें लॉजिक लगेगा, बस ये दो लाइनें इसकी थोड़ी समझने वाली होती है, बाद बाकी तो पूरी डेरिवेशन एकदम सिंपल है, आप लोगों को वैसे ही आ जाएगी।
फिर से लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखना सब बच्चे, ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। चूंकि ए पी इज इक्वल टू बी पी, अब ये कैसे हो गया, ध्यान से देखा है डायग्राम को, ये लिखा है ए और ये लिखा है पी, ये ए से पी तक की लाइन है, ये लिखा है बी और ये लिखा है पी, ये बी से लेकर के पी तक की लाइन है। ध्यान से देखो दोनों लाइनें बराबर है कि नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों लाइनें बराबर हैं, ए से पी वाली लाइन और बी से पी वाली लाइन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए पी और बी पी, तो दोनों लाइनें बराबर हैं, इसलिए हमने लिख दिया त्रिभुज के अनुसार ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी इज इक्वल टू बी पी लिखने से क्या होगा उसे ध्यान से समझना। इसलिए क्या हो जाएगा मालूम है, E1 इज इक्वल टू E2। ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि ये आपके सामने E1 का मान है और ये आपके सामने E2 का मान है। दोनों के मान को ध्यान से देखें, दोनों के समीकरण को आप लोग ध्यान से देखें। E1 का समीकरण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। E2 का समीकरण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। अंतर क्या है दोनों समीकरण में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, दोनों में एक जैसा है, आवेश यहाँ पर भी है, आवेश यहाँ पर भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, A भी एक जैसा ही है। बस आप इतना भूल जाए कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आवेश ही तो एक जैसे ही है। अंतर किस चीज का है कि इसमें AP लिखा है और इसमें BP लिखा है, इसको अर्थ दोनों पे लगा है। केवल एक बात का अंतर है कि यहाँ पर AP लगा हुआ और यहाँ पर BP लिखा हुआ है, और AP और BP आपके पहले ही बराबर हो चुके हैं, आपको दिख रहे हैं कि डायग्राम के अनुसार AP BP बराबर हैं। तो ये AP और BP जब बराबर हो जाएंगे वो अंतर ही खत्म हो जाएगा, तो E1 और E2 अपने आप में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ BP की जगह भी क्या लिख सकते हैं AP, और जब आप यहाँ AP का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो जाएंगी, मतलब कि E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों आवेश हैं, भले ही प्लस माइनस के पर है तो दोनों आवेश, तो ऐसी कंडीशन में दोनों E1 और E2 वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी, और बराबर हो जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, जिसे समीकरण 1 मान लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और लिख देते हैं यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 की जगह E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह भी हम E1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, E1 इज इक्वल टू E2, इसलिए cos थीटा की जगह cos थीटा। और ऐसा नहीं है कि E2 की जगह ही हम E1 लिखें, चाहे तो E1 को E2 बना लो और E2 को E2 रहने दो, तो दोनों E2 E2 एक जैसे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों को एक जैसा करना है, चाहे E1 E1 कर लो और चाहे E2 E2 कर लो। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद इन दोनों एक जैसे हो गए हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, E1 का मान हमारे पास पहले से है, हम निकाल चुके हैं, तो E1 का मान अपन यहाँ रख देंगे, लिखेंगे E1 का मान रख दे, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन AP का होल स्क्वायर, रख दी E1 की वैल्यू, और cos थीटा की जगह cos थीटा। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब इसको मान लो समीकरण 2, ये cos थीटा इसी में है समीकरण 2 में, समीकरण 2। अब हमारे सामने टारगेट क्या है, करना क्या है, अब हमारे सामने टारगेट है कि सबसे पहले तो हमें ये जो AP स्क्वायर लिखा है जिसकी वैल्यू अभी तक अपन ने नहीं निकाली है, अभी तक उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, अब उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, और दूसरा कि cos थीटा की वैल्यू भी निकालना है इसमें रखने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, हमें AP की वैल्यू निकालना है, AP स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना डायग्राम को, और इस त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो कैसे, एक इस साइड त्रिभुज बन रहा है और एक इस साइड त्रिभुज बन रहा है, नाम लेके बताते हैं।
इस साइड के त्रिभुज का नाम होगा ए ओ और पी। बन गया आधा त्रिभुज, बन गया इस साइड एक त्रिभुज, और इस साइड के त्रिभुज का नाम होगा ओ बी और पी। ये इस साइड का त्रिभुज हो गया। हमें इन दोनों में से केवल एक त्रिभुज लेना है, और वो भी केवल इस साइड का, जिसका नाम होगा ए ओ और पी। इधर वाला ही त्रिभुज क्यों लेना है? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालना है? ए पी की। और ए पी कहाँ लिखा हुआ है? ए और पी किस साइड के त्रिभुज में लिखा है? इस साइड के में। इसलिए अपन इस साइड का त्रिभुज लेंगे ए ओ और पी। दिख गया समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में किससे, कैसे निकालेंगे ए पी स्क्वायर की वैल्यू? पाइथागोरस प्रमेय से। सबने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, याद आ रही होगी, 10th क्लास में पढ़े हैं। तो अब अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना सब बच्चे। ए ओ पी ये त्रिभुज है, हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, हमने बोला भी था किसी भी एक को कर दो, या तो E2 कर दो या फिर E1 कर दो, आंसर एक ही आएगा, उससे कोई दिक्कत। हाँ फिर उसमें माइनस क्यों लिखेंगे, आंसर माइनस में आ जाएगा बस। देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। सब बच्चे ध्यान से देखना। अब इस त्रिभुज में कर्ण कितना है? ए से लेकर के पी तक कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर। लंब कितना है? ओ से लेकर के पी तक का लंब है, तो क्या लिखेंगे? ओ पी का स्क्वायर। आधार कितना है? ए से लेकर के ओ तक का आधार है, तो क्या लिखेंगे? ए ओ का स्क्वायर। सही है। अब क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर, इसकी तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं है, इसकी वैल्यू तो निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ओपी की वैल्यू होगी, देखो ओ से लेकर के पी तक जो लंब है इसकी वैल्यू कितनी है? आर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर का स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू कितनी है? ए से लेकर के ओ तक की वैल्यू है एल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल का स्क्वायर। सही है। तो आपका ए पी स्क्वायर का आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमारा टारगेट पूरा, ए पी स्क्वायर की जरूरत थी, हमने ए पी स्क्वायर का आंसर निकाल लिया। अब किसका आंसर निकालना है? कॉस थीटा का। कैसे निकालेंगे? देखो एक लाइन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे? ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये जो स्क्वायर लगा ए पी का इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल। एपी की वैल्यू आ गई, जबकि हमें यहाँ एपी की वैल्यू की जरूरत नहीं थी। हमें क्या वैल्यू निकालना है? ओनली एपी स्क्वायर, क्योंकि हमें एपी स्क्वायर की जरूरत है। एपी क्यों निकाला? क्योंकि आपको कॉस थीटा में काम आएगा एपी। अभी देखना कैसे। अब हम कॉस थीटा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, लाल बटे कक्का का बताया था हमने फॉर्मूला। क्या होता है लाल बटे कक्का का फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? तो अपन यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब क्या करना है? इस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करना है। कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू आधार कितना होगा? त्रिभुज वही है, त्रिभुज चेंज नहीं किया है, त्रिभुज ए ओ पी है। आधार कितना होगा इस त्रिभुज में? ए से लेकर के ओ तक, ये आधार होगा कि नहीं होगा? कर्ण कितना होगा? कर्ण होगा ए से लेकर के पी तक, तो ये कर्ण हो गया ए पी। अब क्या करना है? बस वैल्यू पुट करना है। cos थीटा इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू कितनी है? ए से लेकर के ओ तक की वैल्यू है एल, अपन ने लिख दिया। अब ए पी की वैल्यू, ए से लेकर के पी तक की वैल्यू कहाँ है? ये निकाल के रखी अपन ने पहले, इसलिए तो अपन ने लाइन एक्स्ट्रा निकाल ली थी पहले। कितनी है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है। हाँ, तो अब आपका एपी स्क्वायर का मान रेडी हो गया, जिसको अपन को यहाँ रखना है। कॉस थीटा का मान रेडी हो गया, जिसको यहाँ रखना है। किसी बच्ची ने भी क्वेश्चन पूछा था, शायद हमें लग रहा है शिवा ने पूछा था, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था बेटा आपने, हम बता देते हैं। वो हम थोड़ा करने में बिजी था, इसलिए उतना ही जवाब दे पाए थे। आपने सही पूछा था कि सर अपन यहाँ पर E2 ले ले, E2 ले ले, तो कोई दिक्कत नहीं, आप E2 ले सकते। हमने बोला भी था कि आप यहाँ E1 की जगह E2 लिख दो, और ये E2 पहले से रहेगा, तो ये 2E2 cos थीटा हो जाएगा एक जैसा।
फिर आप लिखेंगे E2 का मान रखने पर, तो E2 का मान ये रहा, तो माइनस क्यू आ जाएगा बस, और बीपी स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही अंतर होगा, आप जानते हैं। तो माइनस क्यू से आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ बीपी स्क्वायर आएगा उसमें आपको फिर बीपी की वैल्यू निकालना होगी, और बीपी की वैल्यू आपको निकालने के लिए फिर इस साइड का ट्रायंगल लेना पड़ेगा, जो कि बी से लेकर के पी तक, ये वाली वैल्यू निकालना बीपी की, एपी की जगह बीपी स्क्वायर आ जाएगा इसमें 2E2 में, तो फिर इस साइड का ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको, समझ गए। फिर ये एपी वाला ट्रायंगल नहीं लेना होगा, पर अपन को उस साइड का करना है क्यों, वो तो जो थोड़ा बच्चा सोचते हैं एडवांस, उनके लिए थोड़ा सा ही रहता है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा ही रहे हैं आपको इस तरह से। तो एपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू अपन समीकरण 2 में रख देंगे, निकाली उसके लिए गई है, तो अपन लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 2, ये रहा। पहले हम एक बार समीकरण 2 को लिख लेते हैं, फिर रखने में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, यही लिखा है ना समीकरण 2 में, और इनटू में लिखा है कॉस थीटा, यही है समीकरण 2। आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, E इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन एपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एपी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, फिर गलती हो जाती है बच्चों से बाद में, सब बच्चे ध्यान से देखना। हमने एपी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ बच्चे बाद में कहते हैं सर इस पे ऐसे होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, इस पे स्क्वायर लगाया तो इस पर लगना चाहिए, इस पर स्क्वायर क्यों लगेगा भाई, ये एपी स्क्वायर की पूरे की तो वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एपी स्क्वायर की पूरे की तो वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कोई एपी की अकेली की वैल्यू थोड़ी है। अगर ये एपी की वैल्यू होती तो फिर इस पे स्क्वायर लगाए, वैसे स्क्वायर लगाते। हमने तो ऑलरेडी कंप्लीट एपी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, देखा एपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एपी स्क्वायर पूरे की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर नहीं लगाना, वो तो पहले से ही होल स्क्वायर की वैल्यू है पूरे की। कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0, जो बेचारे अलग अलग बैठे हैं उनको मिला दो, कैसे, गुणा कर दो, 2QL मिक्स कर दो, ध्यान से देखना सब बच्चे, 2QL मिक्स कर दिया, 2QL मिक्स हो गए। अब अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन वाली बात को ध्यान से देखो, इसमें लिखा है अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। इसके अपॉन में क्या था, वो इनटू में आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे क्या लगाता, रूट लगाता। अगर हम रूट को रूट ना लगाना चाहें, पावर के रूप में लिखना चाहें तो इसकी पावर कितनी होती है आप जानते हैं, 1/2। तो अपन इसको रूट ना लिखते हुए अपन इसको लिख दिया 1/2, सही है। और इनटू में आ गया, इसके ऊपर इनटू हुआ है 2QL का, तो नीचे भी इन दोनों का इनटू हो गया, इनटू में आ गया। इस पर कोई पावर नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कोई पावर नहीं है, तो इसमें अपन क्या मान लेंगे, पावर 1, जिसकी पावर कोई नहीं उसकी पावर क्या होती है 1, सबका मालिक 1, समझ गए बात को। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आधार समान है, दोनों गुणा में है, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, देख रही है दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी दोनों की, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। ये तो सब बच्चे जान रहे हैं ना, ये पावर 1 है यानी कि 1 है, और ये 1/2 मतलब कि आधा है, और 1 को और आधे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को अपन क्या लिखते हैं 3/2, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 1 + 1/2 आंसर आ जाएगा 3/2, तो आपकी पावर हो गई 3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखा सब बच्चे, ये 2QL ऊपर लिखा हुआ है, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है जिसको अपन पढ़ चुके हैं, और अच्छी स्थिति में भी ये फॉर्मूला बना था। ये किसका फॉर्मूला होता है 2QL, आप लोग देखेंगे ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
हमने ब्रैकेट में लिख दिया है P और इसका फॉर्मूला होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से बताते हैं, जिसका ये फॉर्मूला जिसे बोलते हैं 2QL। ठीक, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0। 2QL की जगह कौन आ जाएगा P, क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला है। अपॉन में क्या है R² प्लस L² की पावर 3/2। सही है। अब क्या करेंगे बेटा, अब वही कंडीशन लगेगी जो अच्छी स्थिति में लगी थी। कौन सी वाली, चूंकि R इज ग्रेटर देन कंपेयर टू L, यानी कि R की वैल्यू L से बहुत बहुत ज्यादा है। कैसे, सामने दिख रही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है R, और L केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है। L बहुत छोटा है और R बहुत ज्यादा बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था कि यहाँ तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, फिर भी रियल लाइफ में इनमें डिफरेंस होता है। और रियल लाइफ में इतना डिफरेंस होता है कि आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे R की वैल्यू 1000 और L की वैल्यू है 0.1, तो इतना छोटा ही होता है। लेकिन L तो चलो ठीक है, R के सामने बहुत छोटा ही है, लेकिन अगर L² की बात करें तो L² मतलब 0.1 का स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, यानी L² तो और भी ज्यादा छोटा निकला। किससे, कंपैरिजन टू R की तुलना में। R 1000 है और L² 0.01 है, तो L² और भी ज्यादा छोटा है। और जब L² और भी ज्यादा छोटा है तो अब हम क्या करेंगे कि L² की जो वैल्यू है या जो L² है उसे R के सामने बहुत छोटा मानेंगे। किसको, L² को, L को नहीं, L तो ठीक ठाक है 0.1 है, L² को R के सामने बहुत छोटा मानेंगे। और इतना छोटा मानेंगे कि R² 1000 L² 0.01, मतलब लगभग 0 के बराबर है। L², किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर। इसलिए L² को 0 मान करके निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि उसे हटा देंगे। किसको, L² को। तो यहाँ लिखेंगे L² की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने का मतलब होता है उसे 0 मान करके हटाना या उसे 0 मान लेना। हमने उसकी बेइज्जती कर दी कि ये बहुत छोटा है, 0 के बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया L² की उपेक्षा करने पर। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, L की उपेक्षा नहीं हुई है, L तो L रहेगा, केवल L² की उपेक्षा हुई है। L को तो केवल तुलना करके दिखाया है कि L इतना छोटा है तो L² कितना छोटा होगा, और L² बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए केवल L² की उपेक्षा हुई है। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, P की जगह P अपॉन R²। L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हमने उसकी उपेक्षा कर दी, उसे 0 के बराबर मान लिया। और अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R² में 0 को ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ना, R² ही रहेगा, R²। और ये कितनी है पावर 3/2, बाहर की पावर तो वैसी की वैसी है। ध्यान से देखना, अंदर लिखा है R², इधर पावर लिखिए 3/2। ये जो अपोन में 2 है पावर में, उससे ये R² की ऊपर की पावर कट जाएगी। क्यों, क्योंकि R पे पावर ऊपर है स्क्वायर, और ये कहाँ है अपोन में 2 है, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R पावर कितना बचेगा, अब ओनली 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं, इसे बंद करेंगे ब्रैकेट में, कहीं भाग ना जाए, बहुत मेहनत से तो आया है। एक सेकेंड, इसे अपन ब्रैकेट में बंद करेंगे और बाहर इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए। और लास्ट में यह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक, अब आप लोगों का आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को इसमें जो डाउट हो